Hello students, in this lecture we are going to talk about the archaebacteria and different types of archaebacteria. Okay, so let's start. ठीक है, so तीन कैटेगरी में archaebacteria को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं. We have methanogens, ठीक है, then we have the halophils, and we have the thermoacidophils. थोड़ा इस बाजू शिफ्ट कर देते हैं. So we have methanogens, halophils and thermoacidophil. ठीक है, these are the groups in which archaebacteria can be grouped. So now let's talk about the characteristics. Okay, so first point, let's talk about the habitat. Where do we find them? तो अगर habitat की बात करते हैं, so habitat is the place, the location. So that is going to be marshy, swampy areas. Marshy, swampy areas. ठीक है, as well as you also find them in the first stomach of cattle. The first stomach of cattle is known as rumen. So it is found in cattle rumen. ठीक है, जहां पे they help in the process of cellulose digestion में हेल्प करते हैं. They help in the process of cellulose digestion. So methanogens कहाँ मिलेंगे? Marshy areas, swampy areas and cattle rumen. Halophils की अगर बात करें, so we find the halophils in tidal pools. We find them in tidal pools है या फिर salt lakes. ठीक है, apart from this, the halophils can be grown on a nutritive media or they can be cultured on a nutritive media containing 25 to 30% of NaCl. मैं रेड में लिखता हूं, can be cultured in a nutritive media, can be cultured on a nutritive media containing 25 to 30% of NaCl. Containing 25 to 30% of NaCl अगर न्यूट्रिटिव मीडिया में अवेलेबल है तो उस न्यूट्रिटिव मीडिया में हेलोफिल्स को आप ग्रो कर सकते हो. ठीक है, दे कैन बी कल्चर्ड. थर्मोएसिडोफिल्स की अगर बात करें, सो दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट. दे आर फाउंड एट हाई टेम्परेचर्स. हाई टेम्परेचर्स में देखने को मिलेंगे. ओके, 80 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं. लो टेम्परेचर में देखने को मिलेंगे. लो पीएच पे भी देखने को मिलेंगे. ओके, एंड दे आर आल्सो हाई टेम्परेचर में द हॉट वाटर स्प्रिंग्स. मैं लिख सकता हूं यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग.
ठीक है. So these are the habitat for a methanogen. It's a marshy, swampy areas, cattle rumen. For the halophils, tidal pools, salt lakes, and they can be cultured. They can be cultured on nutritive media containing 25 to 35%, 25 to 30% of NaCl. ठीक है. इनकी बात करें तो हाई टेम्परेचर्स पे, दैट इज हॉट वाटर स्प्रिंग्स पे देखने को मिल सकते हैं, लो टेम्परेचर में भी एंड लो पीएच पे भी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो होती है दैट इज न्यूट्रिशन. तो यार मिथेनोजेंस का न्यूट्रिशन क्या है, हेलोफिल्स का क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स का न्यूट्रिशन क्या है. सो मिथेनोजेंस की अगर बात करते हैं, सो दे आर न्यूट्रिशन की बात करें, सो द मेथनोजेंस आर केमोऑटोट्रॉफ्स. केमोऑटोट्रॉफ्स आपको पता है, दे यूज केमिकल्स एंड यूज दोस केमिकल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड. दे आर केमोऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. जैसे नॉर्मली आप प्लांट की बात करते हो तो प्लांट में डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनता है वो एटीपी किससे बनता है, सन के एनर्जी से बनता है. यहाँ पे द एटीपी दैट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, इसलिए इसे कहा जाता है केमोऑटोट्रॉफ्स. हेलोफिल्स की बात करते हैं, सो दे आर केमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स. केमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स. यहाँ पे ऑर्गेनो इसलिए लिखा है मैंने बिकॉज दे लीड अ पैरासिटिक लाइफ एज वेल. ठीक है. तो ये ऑर्गेन के अंदर रहेंगे, किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे, इसलिए दे आर टर्म्ड एज केमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स. थर्मोएसिडोफिल्स की अगर बात करें, सो दे आर सेम, दे आर केमोऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. सो न्यूट्रिशन मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे तीनों का. अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि यार कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एरोबिक है, एनारोबिक है. सो रेस्पिरेशन की अगर बात करें, सो दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स. दे आर ऑब्लिगेट एनारोबिक. ठीक है. मतलब वो एनारोबिक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अलावा कोई दूसरा रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखा ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी. दे हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, दे कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. हु, द मेथेनोजेंस. हेलोफिल्स की अगर बात करते हैं तो हेलोफिल्स के केस में दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक. फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे कैन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज दे कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. डिपेंड्स, फैकल्टेटिव है. ठीक है. और थर्मोएसिडोफिल्स की अगर बात करें तो थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, लो टेम्परेचर, लो पीएच, हॉट वाटर स्प्रिंग. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दे आर केमोऑटोट्रॉफ्स. ये क्या, ये भी केमोऑटोट्रॉफ्स है. मतलब ये क्या हो जाएगी, दे आर गोइंग टू बी ऑब्लिगेट एनारोब्स. दे आर ऑब्लिगेटरी एनारोबिक. ठीक है. सो ये जो बेसिक बातें थी मैंने लिख दी है, हैबिटाट लिख दिया है, न्यूट्रिशन लिख दिया है, रेस्पिरेशन मेंशन कर दिया है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो मेथेनोजेंस होते हैं, व्हाट दे डू इज दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड. ओके, मैं काम करता हूँ, ये सेक्शन पूरा रब कर देता हूँ, फिर लिखते हैं अपन. ओके. सो आप ये पॉइंट्स को कॉपी कर लो. ओके.
So the methanogens, what they do is they use CO2 and formic acid. They use CO2 plus and formic acid, और इन दोनों को यूज करके they lead to the formation of मीथेन गैस, ठीक है, जिसे बायोगैस भी कहा जाता है। Formation of methane gas, and that is the reason the methanogens are also termed as methane bacteria या फिर methane coccus. They are also termed as methane bacteria या फिर methane coccus, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज परफॉर्म्ड बाय मिथेनोजेंस, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। इसलिए जो बायोगैस, आपका जो गोबर गैस प्लांट होता है, उसमें जो गाय का डंग होता है ना, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज, तो उसका ब्रेक डाउन करके मिथेनोजेंस क्या बना के देते हैं, मीथेन गैस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो बायोगैस है या गोबर गैस प्लांट है, उसके अंदर जो गैस आपको देखने को मिलेगी जिसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द मीथेन गैस। नाउ हेलोफिल्स की बात करते हैं, तो हेलोफिल्स आर इंटरेस्टिंग। हेलोफिल्स काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मैं लिखता हूं यहां पे, सनलाइट की प्रेजेंस में in presence of sunlight, the plasma membrane of halophils produce pigments. It produces pigments, ठीक है। Plasma membrane produces pigments, ठीक है। जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है, नेम ऑफ द पिगमेंट इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन इज द नेम ऑफ द पिगमेंट, विच इज, अगर कलर की बात करें, इट इज रेडिश पर्पल इन कलर। It is reddish purple in color, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो हेलोफिल्स है, ये हेलोफिल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, और इस पिगमेंट का नाम मैंने लिखा बैक्टीरियोरोडोप्सिन। क्या नाम है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन, विच इज एक्चुअली रेडिश पर्पल इन कलर। इट इज रेडिश पर्पल इन कलर। तो ये जो पिगमेंट है, ये क्या करता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो मैं लिखूंगा पिगमेंट प्रोड्यूसेस एटीपी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग, नॉर्मल जो प्लांट्स की आप बात करते हो, उसमें प्लांट एटीपी बनाते हैं सनलाइट की मदद से, फिर उस एटीपी को यूज करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए। यानी कि इसमें मैंने क्या बोला आपको कि यार एटीपी कहां से बनेगा, केमिकल से बनेगा, और फिर उस एटीपी को यूज किया जाएगा कार्बन फिक्सेशन के लिए। बट यहां पे जो एटीपी बनता है, ये कार्बन फिक्सेशन के काम में नहीं आता है, ये सीधा काम में आता है टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यू गेटिंग द डिफरेंस। नॉर्मली क्या होता है कि सनलाइट से एटीपी बनाया, उस एटीपी से खाना बनाएगी, फिर खाने से एनर्जी निकाली जाएगी। बट याले केस में क्या हो रहा है, जो एटीपी बन रहा है, दैट एटीपी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कार्बन फिक्सेशन, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हेल्प करता है।
है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता था, ग्लूकोज से एटीपी बनाया जाता था, फिर उस एटीपी को यूज किया जाता था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा एटीपी मिल रहा है आपको, सीधा एटीपी मिल रहा है जो एटीपी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द पिगमेंट, ठीक है, विच इज फाउंड इन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हेलोफिल्स. So such kind of what do you call process of making food is known as phototrophy. It is known as, कहाँ लिखे, I'll put it here. It is known as phototrophy. ठीक है. So phototrophy is what? Pigment produces ATP, and that ATP is not used for carbon fixation, it is used for metabolic activities. ठीक है. एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पे. So we have Halobacterium cocum. Halobacterium cocum. ठीक है. So this is very interesting कि पिगमेंट की मदद से आपने ATP बना लिया, and the process known as phototrophy. Now thermoacidophils की अगर बात करते हैं तो thermoacidophils में क्या है, यहाँ पे सल्फर जो है इस सल्फर का, जब सल्फर का एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4. एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4. और यही सेम सल्फर का अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं so it forms H2S. It forms H2S. ठीक है. सो सल्फर का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो H2SO4 मिलेगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या मिलेगा, H2S मिलेगा. एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखे तो द एग्जाम्पल्स आर थर्मोप्लाज्मा, and thermoprotein. Thermoplasma and thermoprotein are the examples. ठीक है. So this was about the methanogens, halophils and thermoacidophils. ठीक है. I hope this is very clear. simple सी बातें बोली, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया. अभी आर्की बैक्टीरिया की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, this is prokaryotic, but archaebacteria ki some of the characteristics they match with the eukaryotic cell. So let's see which are those characteristics. So archaebacteria some of the resemblance of archaebacteria to the eukaryotic cell. Some of the resemblance of archaebacteria to eukaryotic cell. ठीक है. Which are those? पूरा के पूरा मैच नहीं होता. There is some resemblance of archaebacteria to the eukaryotic cell, and that resemblance is
जैसे यूकैरियोटिक सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड या जो फर्स्ट एमिनो एसिड वहां पे बनेगा उस प्रोटीन में, दैट इज गोइंग टू बी मिथ्योनिन। द सेम फिनोमिना अकर्स हियर। तो मैं लिखता हूं द फर्स्ट अमीनो एसिड which is coded, that is methionine। ठीक है, the first amino which is coded, amino acid which is coded for protein लिखता हूं मैं, for protein synthesis is methionine। ठीक है, दिस इज सेम व्हाट हैपेंस विथ अस। अपनी बॉडी में जब प्रोटीन होता, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड बनता है, ओके, जो फर्स्ट एमिनो एसिड कोड किया जाता है वो है मिथ्योनिन। ठीक है, सो दिस इज वन रिजेम्बलेंस। द सेकेंड रिजेम्बलेंस इज अपने डीएनए में, अपने जेनेटिक मटेरियल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स, द नॉन कोडिंग पार्ट, प्रेजेंस ऑफ non coding part, okay, that is इंट्रोन्स। तो इंट्रोन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी कौन सी, किसकी है, यूकैरियोट की है। एंड देन द लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ जैसे एल लेवो एंड डेक्स्ट्रो होता है ना, उसी तरीके से यहां पे दिस प्रेजेंस ऑफ एल अमीनो एसिड, लेवो रोटेटरी अमीनो एसिड। सो द एल अमीनो एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट विद द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो क्या रिजेम्बलेंस दिखाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बीइंग अ प्रोकैरियोटिक शोज सम रिजेम्बलेंस विद द यूकैरियोटिक सेल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, सो प्रोकैरियोट होते हुए भी इट हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सम, ओनली 3 of them। Okay, so that was all about the archaebacteria. Now let's talk about the another kingdom. That kingdom is kingdom Protista. Let's talk about kingdom Protista given by Haeckel. It was given by Haeckel. Given by Haeckel, and it consists of unicellular eukaryotic organism. See, आपको याद रखना है unicellular eukaryotic. Normally the eukaryotes you find a multicellular, but the Protista are unicellular eukaryotic। ठीक है, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, so they have membrane bound organelles, है ना, that is the characteristics of a eukaryotic cell ना। तो बड़ा ऑब्वियसली इट्स अ यूकैरियोटिक सेल, तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो होने चाहिए। तो लिखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनल प्रेजेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ATS राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं, यहां पे कौन से 80S राइबोसोम्स है। फिर लोकोमोशन की अगर बात करें, सो यहां पे दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, सुडोपोडिया की मदद से मूव कर सकते हैं। एज वेल एज यू फाइंड सम ऑफ द प्रोटिस्ट विद फ्लैजेला एंड सीलिया, ठीक है। फ्लैजेला के साथ भी आप देख सकते हो उनको मूव करते हुए, सीलिया के साथ देख सकते हो। और ये दोनों जो अरेंजमेंट है ये आप पढ़ चुके हो, 9+2 अरेंजमेंट वाला है। और जो प्रोटीन यहां पे यूज में आता है, दैट प्रोटीन इज ट्यूब्यूलिन, तो प्रोटीन इज ट्यूब्यूलिन, ठीक है। Now let's talk about the nutrition as well. अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो काफी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। They can be autotrophic, they can be autotrophic, ठीक है। That means they perform photosynthesis, तो आपको दे दिया फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और दे कैन बी heterotrophic, so they can be in that case parasitic, symbiotic, सिम्बायोटिक है या फिर सेप्रोफाइटिक है या फिर होलोजोइक, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है कि यार एक ही ग्रुप का ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक भी है, वो पैरासिटिक भी है, वो सिम्बायोटिक भी है, सेप्रोफिटिक, एक नहीं मतलब उस ग्रुप के अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हो गए, दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट asexual or the reproduction, so first I'll talk about asexual reproduction. So asexual reproduction में क्या देखने को मिलता है, there is fission and spore formation, दो चीज आपको देखने को मिलेगी, that is fission and spore formation. If you talk about sexual reproduction,
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस में क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं, दोनों गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट्स, आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यार मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। एनाइसोगेमी की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है एनाइसोगेमस में, दैट कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। यहां पे तो दोनों क्या हो गए? सेम, क्योंकि मैंने लिखा है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दिखने में सेम हो गया, दैट इज आइसोगेमस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। एनाइसोगेमस की अगर बात करें एनाइसोगेमस कंडीशन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैमेट्स हो गए, द गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। Can be flagellated or नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, and the last type, that is oogamous. That is oogamous. oogamous की बात करें तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हो गए, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स एंड दे आर स्मॉलर इन साइज। क्या लिख देते हैं? मेल गैमेट एक काम करता हूं, मैं oogamous ऊपर की तरफ लिखता हूं। So male gamete is small in size and they are produced in large numbers. Male gamete are small in size and produced in large number. And they can be motile or non-motile. They can be motile or non-motile. उसी तरह अगर बात करें फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट is smaller in size, bigger in size
is bigger in size and produced in small numbers. And produced in small numbers. ठीक है? And they store a huge amount of food. Store a huge amount of food, as well as they are non-motile. ठीक है? तो यहाँ मैंने oogamous की बात कर ली है. तो मेल गैमेट जो है that is small in size and produced in large numbers and can be motile or non-motile. और फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो it is bigger in size, produced in small numbers. ठीक है? स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड या फिर रेजर्वियर ऑफ फूड होता है उसके अंदर, एंड इट इज नॉन मोटाइल. ठीक है? सो 3 टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, आइसोगेमस, oogamous एंड एनाइसोगेमस. तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कैन बी टर्म्ड एज दे आर द लिंकेज ग्रुप और दे आर showing the connection between fungi, plantae and animalia. Protista show linkage between fungi, plantae and animalia. ठीक है? किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमलिया के बीच में जो लिंकेज दिखाता है, जो ग्रुप, दैट कैन बी टर्म्ड एज द प्रोटिस्टा. ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो आज के लेक्चर में जो भी डिटेल्स आपने देखी है, मेक श्योर करो आप उससे अच्छे से नोट्स बना लो. ठीक है? और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है? तो काफ़ी सिंपल बातें करी आज के लेक्चर में, डिस्कशन काफ़ी सिंपल हुआ है. ठीक है? सो मेक श्योर करो अच्छे से लेक्चर को गो थ्रू करके प्रिपेयर कर लेना. ओके? सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द अनदर ग्रुप. थैंक यू सो मच.